डेल्टा भी बनाती है। क्लियर। लेकिन ये जो पवित्र नदी है ये आजकल कहना चाहिए पोल्यूटेड हो गया है, प्रदूषित हो गया है। भारत सरकार ने इसको बचाने के लिए, गंगा नदी की साफ सफाई करने के लिए कई योजना लाए। करोड़ों रुपया से ज्यादा कहना चाहिए, 300, 400, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट भी लाए, लेकिन कोई भी कहना चाहिए प्रोजेक्ट गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त नहीं कर पाया। क्लियर। इनके प्रदूषण होने का मुख्य कारण यह है कि जब गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है, और जब ऋषिकेश पहुंचती है, हरिद्वार पहुंचती है, तब तक इसमें ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं होती है। ये नदी कहना चाहिए जब कानपुर में पहुंचती है, तो कानपुर कहना चाहिए एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बड़े बड़े वहां पर इंडस्ट्री है, वहां पर बड़े बड़े चमड़े के उद्योग हैं। तो जितना इंडस्ट्री है, अपने जो औद्योगिक कचरा है उसको इसी गंगा नदी में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, जिसके कारण गंगा नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। इस गंगा नदी के किनारे में लगभग 27 नगरों में 300 छोटी बड़ी कंपनियां स्थित है। 27 नगरों में करीब 300 के आसपास छोटी बड़ी फैक्ट्री स्थित है। ये सभी फैक्ट्रियों को जो औद्योगिक कचरा है इसी गंगा नदी में बहा दी जाती है। गंगा नदी को साफ करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, लेकिन यह भी सफल योजना नहीं रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नमामि गंगे नामक प्रोजेक्ट लाया। ठीक है। यह भी उतना ज्यादा सफल नहीं है, लेकिन पहले से अभी साफ हुई है। और अभी वर्तमान में कोरोना नामक वैश्विक महामारी आया हुआ है, तो विश्व सहित पूरे भारत में जब लॉकडाउन किया गया तो पूरी भारत में जितने भी जो ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे कोई भी व्हीलर हो, सब कहना चाहिए बंद हो गए थे 3-4 माह तक। तो गंगा नदी अपने आप क्या हो गई है, साफ हो गई है। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो कंट्रोल को याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को मैं कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन नहीं बताया था। जो कारण है उसको उल्टे क्रम में लिख दीजिए तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वो कंट्रोल हो जाएगा। देखते हैं कैसे लिखना है कंट्रोल को। यहाँ पर है सीवेज एंड डोमेस्टिक वेस्ट। तो सीवेज और इस पर क्या करना है, कंट्रोल करना है। मतलब सीवेज है उनको नदी में नहीं बहाना है। ठीक है। जो डोमेस्टिक वेस्ट है, सभी डोमेस्टिक वेस्ट घर के जितने भी घरेलू कचरे हैं उसको जल में, तालाबों में नहीं फेंकना है। क्लियर। उसको कहीं मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसी प्रकार से कहना है कि जो डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, हमको कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो डिटर्जेंट होते हैं वो भी कहना चाहिए जल में ही जाते हैं, तो जल को प्रदूषित कर देते हैं। औद्योगिक कचरा इनको कहना चाहिए नदी में कभी भी नहीं बहाना चाहिए। पेस्टिसाइड्स का कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। फर्टिलाइजर का भी कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। आजकल कहने चाहिए गोबर का खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, जैविक खाद है, और इनको छोड़कर वर्मी कल्चर वगैरह इन सब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो उर्वरक होते हैं ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, और ये भूमि की उर्वरक शक्ति को भी कम कर देती है। जिस वर्ष हम लोग देंगे उस वर्ष उत्पादन ज्यादा होगा, अगले साल नहीं देंगे तो उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो जैविक खाद होते हैं वो प्रदूषित भी नहीं करेगा। आजकल विभिन्न रोग होने का कारण क्या है, फर्टिलाइजर का हम लोग उपयोग करते हैं, फिर रोग आते हैं, फिर पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं। यदि जैविक खेती की जाती है, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कल्चर, इन सब का उपयोग किया जाएगा, हरी खाद, तो कोई भी रोग नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद है थर्मल पॉल्यूटेंट, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करना चाहिए, एटॉमिक पावर हाउस नहीं बनाना चाहिए। इसको लगभग बना सकते हैं क्योंकि बिजली अति आवश्यक है। ठीक है। थर्मल पावर हाउस बना सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं करना चाहिए। न्यूक्लियर टेस्ट इसमें कितने न कितने खर्चे आते हैं। भारत में लगभग 5 परमाणु बम है। ठीक है। उसको हर 2 साल 3 साल बाद कहना चाहिए, उनका फिर टेस्ट किया जाता है। एक देश बनाते हैं तो फिर दूसरा देश तो बनाते हैं कंपटीशन में। ठीक है। तो इन सबको कहना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर।
ये हो गया आप लोगों का वाटर पॉल्यूशन। इसके बाद आगे है सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और लाइट या फिर हीट पॉल्यूशन। क्लियर? 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद तत्काल हम लोग अध्ययन करेंगे सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और हीट या फिर लाइट पॉल्यूशन को, और उसके बाद रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ठीक है जी, ओके। अब आगे है सॉइल पॉल्यूशन और उसके बाद साउंड पॉल्यूशन और उसके बाद लाइट या फिर हीट पॉल्यूशन। ठीक है, तो पुस्तकों में कहना चाहिए इनके बारे में कम अध्ययन दिया गया है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ये उसके अंतर्गत भी इसको आसानी से हम लोग जान सकते हैं। क्लियर? तो सॉइल पॉल्यूशन भूमि या फिर मिट्टी जो सॉइल से होते हैं, इसमें विभिन्न घटक पाए जाते हैं। इनका भी एक निश्चित भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण होते हैं। यदि सभी गुण में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है तब सॉइल पॉल्यूशन नहीं है। लेकिन आजकल कहना चाहिए एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन के बाद सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि कुछ स्रोत ऐसे हैं जो तीनों को एक साथ कहना चाहिए पॉल्यूटेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ कारण देखते हैं। पहला है सोर्स के अंतर्गत ग्रेजिंग, मतलब चारण। तो चारण के अंतर्गत कहना चाहिए ओवर ग्रेजिंग, अतिचारण। जो एनिमल होते हैं यदि किसी स्थान में ज्यादा अतिचारण कर देते हैं तो वहां पर मान लो उस सॉइल में घास नहीं पाए जाएंगे, तो कहना चाहिए मृदा अपरदन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और मृदा अपरदन होना मतलब सॉइल से की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, ये भी सॉइल पॉल्यूशन ही है। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीटनाशी, वीट कंट्रोल, फंगीसाइड्स सब ये सब आते हैं। और पेस्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो तीनों को कहना चाहिए पॉल्यूटेट करते हैं। इसका अध्ययन हम लोग अभी कई बार कर चुके हैं। उसके बाद है फर्टिलाइजर, उर्वरक। इनका भी अध्ययन हम लोग एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन में कर चुके हैं। न्यूक्लियर टेस्ट, इसका भी अध्ययन हम लोग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में विस्तृत रूप से कर चुके हैं। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों का कटाव। वनों का कटाव ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो सॉइल पोल्यूशन भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगा तो कहना चाहिए मृदा अपरदन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और डिफॉरेस्टेशन के कारण ही एयर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। ठीक है, वायु प्रदूषण के लिए ये भी जिम्मेदार है डिफॉरेस्टेशन। वनों का कटाव होगा, वनों की मात्रा कम होगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा। क्लियर? उसके बाद है साउंड पॉल्यूशन। साउंड मतलब ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज। यदि कहना चाहिए ध्वनि की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा होती है, ध्वनि की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा होती है तब उसको हम लोग शोर कहते हैं। तो हमारा जो कहना चाहिए जो ईयर है सुनने का काम करता है और ये मस्तिष्क है, ये जो मस्तिष्क होता है आवश्यकता से ज्यादा ध्वनि को सहन नहीं कर सकता। कुछ समय के लिए कहना चाहिए कहीं पर कुछ हो रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, तो कुछ समय के लिए कहना चाहिए सहन कर सकता है। लेकिन आए दिन कहना चाहिए यदि कहीं पर ध्वनि अधिक मात्रा में है तो कहना चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, जो साउंड होता है उसको सामान्यतः डीबी मतलब डेसिबल में उसको मापा जाता है। जो सामान्य कहना चाहिए, जो सामान्य बोलचाल होता है घरों में, जो सामान्य होता है, जो हमको मधुर आवाज लगता है, ठीक है, इनकी डेसिबल कितनी होनी चाहिए, 40 से 50 के आसपास। ठीक है, यदि 75-80 से ज्यादा हुआ तब उस ध्वनि को न शोर कहा जाता है, अवांछित ध्वनि कहलाती है। इसी प्रकार से जब जो सुपरसोनिक जेट विमान होते हैं, यदि कहना चाहिए जब रनिंग करते हैं या फिर उड़ते हैं तो वहां पर लगभग डेसिबल कितनी होती है, 150 के आसपास होती है। रेलगाड़ी जब चलती है तो रेलगाड़ी के आसपास 120 डेसिबल की ध्वनि होती है। तो इसी कारण कहना चाहिए जो रेलवे किनारे या फिर एयरपोर्ट के नजदीक में जो रहने वाले लोग रहते हैं वो आए दिन किस पॉल्यूशन से ग्रसित रहते हैं, साउंड पॉल्यूशन से ग्रसित रहते हैं।
आजकल घरों में भी कहना चाहिए जो लाउड स्पीकर है, जो बॉक्स है, जो टीवी है, या फिर बीच बीच में कहना चाहिए अन्य जो आवाजें आती रहती है, वो सब क्या है? साउंड पॉल्यूशन है। क्लियर? आगे है लाइट या फिर हीट। आवश्यकता से अधिक प्रकाश भी एक प्रकार से क्या है? पॉल्यूशन ही है। आजकल कहना चाहिए सबसे ज्यादा शहरों में दिखाई देती है लाइट। शहर में, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो रात्रि में जाएंगे तो रात्रि जैसे नहीं लगेगा, क्योंकि चारों तरफ वहां पर लाइट ही लाइट रहेगा। कभी आकाश वहां दिखाई नहीं देता है, ऊपर को भी देखेंगे तो लाइट ही दिखाई देता है। तो दिन भर आर्टिफिशियल लाइट, मतलब रात्रि में आर्टिफिशियल लाइट और दिन में भी लाइट, तो हमेशा कहना चाहिए लाइट में रहने से आंख क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। या फिर हमारा जो शरीर होता है आवश्यकता से ज्यादा हीट या फिर लाइट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या सहन नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आप लोगों का एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और लाइट या फिर हीट पॉल्यूशन। क्लियर? उसके बाद आगे है रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल या रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसके बारे में अभी हम लोग एयर पॉल्यूशन में भी पढ़े थे, और यहाँ पर कहना चाहिए जो वाटर पॉल्यूशन है इसमें भी पढ़े थे, और यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट इसमें भी पढ़े थे। ठीक है? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन या रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल जो होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अभी जस्ट मैं अभी आप लोग को बताया था प्रत्येक देश परमाणु संपन्न देश बनना चाहते हैं, तो प्रत्येक देश परमाणु बम और हाइड्रोजन बम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज विश्व में अधिकांश देश परमाणु संपन्न देश है, लेकिन 2-4 देश ऐसे भी हैं जो हाइड्रोजन बम भी बना लिए हैं। हमारे देश में, भारत में अभी हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन 5 की संख्या में परमाणु बम है। ठीक है? जो राजस्थान का कहना चाहिए, जो पोखरण नामक स्थान है वहां पर टेस्ट किया जाता है। पहले 2 की संख्या में बनाए थे 1974 आसपास, फिर बाद में 1999 में परमाणु टेस्ट किया गया था, जिसको न्यूक्लियर टेस्ट भी कहा जाता है। क्लियर? ये जो एटम बम है, मतलब परमाणु बम, और ये हाइड्रोजन बम, इसको तो अधिकांश देशों ने बना लिया है। इस एटम बम को बनाने के लिए एक यूरेनियम ली जाती है, यूरेनियम 235 को। यूरेनियम 235 ये बड़े आकार की नाभिक होते हैं। इसके यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूरेनियम को लिया जाता है। इसके ऊपर न्यूट्रॉन की क्या की जाती है? बमबारी की जाती है। मतलब उसके बड़े नाभिकों को 2 छोटे नाभिकों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। इसी कारण इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन, विखंडित करना। यूरेनियम की जो बड़ी नाभिक है, प्लूटोनियम की जो बड़ी नाभिक है, उसके ऊपर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है और उसके बड़े नाभिक को 2 छोटे नाभिकों में तोड़ दिया जाता है, और वहीं पर जो ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। ठीक है? और इसी से क्या बनाया जाता है? एटम बम, परमाणु बम। उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन क्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो हाइड्रोजन होती है, लिथियम होती है, इनके नाभिक छोटे छोटे होते हैं, हाइड्रोजन या फिर लिथियम। तो दोनों के छोटे नाभिकों को संलयन क्रिया द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन क्रिया द्वारा दोनों को संलयन की जाती है, और दोनों छोटे मिलकर बड़े आकार के बन जाते हैं। तब किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन बम का। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कहना चाहिए क्रायो प्रिजर्वेशन चाहिए, मतलब निम्न तापिकी। ठीक है? तो इतना आसान है, तो भारत देश या अधिकांश देशों ने क्यों नहीं बना पाए हैं? क्योंकि भारत में जो क्रायो प्रिजर्वेशन जो उपकरण है उनकी क्षमता कम है। मतलब इसको बनाने के लिए टेम्परेचर को लो करना पड़ता है, और इतना लो करना पड़ता है कि -200 से नीचे या फिर -272 में लाया जाता है। जैसे कि ठंड के दिनों में जो टेम्परेचर होता है 3, 4, 5 होता है, फ्रिज के अंदर में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अब 4 को 3, 2, 1, फिर -1, -2, -50, -100, -150, -200, मतलब -200 से पीछे ले जाएंगे तभी हाइड्रोजन बम का निर्माण हो पाएगा। ठीक है? तो विश्व में 2-4 देश हैं जो केवल कहना चाहिए हाइड्रोजन बम बना पाए हैं, अन्य देश नहीं बना पाए हैं।
तो ये कहना चाहिए न्यूक्लियर टेस्ट है या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। मतलब न्यूक्लियर टेस्ट करने से वहां पर रेडिएशन उत्सर्जित होता है। ये जो रेडिएशन होता है वो आसपास के पूरे एरिया को गर्म कर देंगे और एयर, वाटर, सॉइल तीनों पॉल्यूशन करते हैं। और ये रेडिएशन जब मानव शरीर में पहुंचती है तो मानव शरीर के लिए खतरनाक तो होते ही हैं, वो आगे चलकर जीन में जा सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। हम सबको पता है अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा, नागासाकी 9 अगस्त 1945 में 2 बम गिराए थे। उनका प्रभाव वहां आज तक दिख रहा है। तो ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा सकते हैं, क्लियर। लेकिन आजकल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उसका उपयोग बहुतायत में मेडिकल में हो रहा है, पनडुब्बी के संचालन में भी हो रहा है, ऊर्जा के उत्पादन में भी हो रहा है। ऊर्जा के उत्पादन में यूरेनियम को विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। भारत और अमेरिका के बीच एक करार भी हुआ है कि अमेरिका प्रति वर्ष भारत को यूरेनियम देता है। उस यूरेनियम को उपयोग किसमें किया जाता है? ऊर्जा का निर्माण में। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, चाहे यूरेनियम हो, चाहे प्लूटोनियम हो, चाहे स्ट्रांसियम हो, चाहे सीजियम हो, इन सब का उपयोग मेडिकल, रिसर्च, पनडुब्बियों के संचालन या ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हानिकारक ही है। कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप से बता रहा हूं जिसका उपयोग तो रिसर्च में होता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, आइसोटोप मतलब वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान रहेगा लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न रहेगा, उसको आइसोटोप से बोलते हैं। तो कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन 14, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 125। ये ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, इसके परमाणु भार को याद रख लेंगे। कार्बन 14, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 125। ठीक है, ये सब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। इनका उपयोग रिसर्च में किया जाता है, कैंसर को भी ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो हानिकारक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, आयोडीन 131, यह है आयोडीन 125, यह है आयोडीन 131। ये कहना चाहिए थायराइड कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। आयोडीन 131, ये कहना चाहिए यहाँ पर थायराइड ग्लैंड से होती है, ये थायराइड कैंसर उत्पन्न कर सकती है। इसी प्रकार से स्ट्रांसियम सीजियम, स्ट्रांसियम सीजियम, ये कहना चाहिए ब्लड कैंसर, लंग्स का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, लेकिन इनका कहना चाहिए उपयोग रिसर्च में भी होता है। ठीक है जी, मतलब जो मेडिसिन होते हैं दवाई के रूप में कार्य कर सकते हैं और शरीर में पॉइजन के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद कहना चाहिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ऐसे होता है जो तीनों को प्रदूषित कर सकता है। पेस्टिसाइड से भी तीनों को प्रदूषित कर सकता है, फर्टिलाइजर भी तीनों को प्रदूषित कर सकता है, और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एक बार हो गया तो ये आसानी से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, जीन के माध्यम, डीएनए के माध्यम से अगले पीढ़ी में क्या कर सकते हैं, ये प्रविष्ट कर सकते हैं, क्लियर। इसके बाद आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, कल अध्ययन करेंगे ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, क्लियर। तो आज के लिए केवल इतना ही। ये लास्ट चैप्टर का लास्ट भाग है, क्योंकि अब इसमें केवल ग्लोबल वार्मिंग बचा हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बचा हुआ है और डिफॉरेस्टेशन बचा हुआ है, वनीकरण। उसके बाद ये भी चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। कल पुनः अध्ययन करेंगे ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस गैसेस या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है जी, ओके।